हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाव एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की इंग्लिश बुक विस्टास लेसन 4 द एनिमी। द एनिमी का जो टाइटल है वो इस स्टोरी से बहुत अच्छे से मैच करता है, क्योंकि जो पूरी स्टोरी है वो एनिमी से स्टार्ट होती है और एनिमी पे जाकर ही ख़त्म होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेसन। सबसे पहले हम इसके ऑथर के बारे में जानते हैं। जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी तो मुझे लगा कि जो ऑथर होगा वो जापानीज़ या चाइनीज़ कोई होगा, बट इसकी जो ऑथर है वो पर्ल एस बक हैं और वो एक अमेरिकन है। बट अमेरिकन को जो है जापान के बारे में इतनी डीप नॉलेज कैसे है, ये जब मैंने गूगल किया तब मुझे पता चला कि वो एक मिशनरी की डॉटर थी जो ऑथर थी। मिशनरी कौन होते हैं? मिशनरी वो होते हैं जो अपने धर्म का प्रचार दूसरे देशों में या दूसरे शहरों में जाके करते हैं। तो एक क्रिश्चियन मिशनरी थे, तो चाइना में जाके अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। तो इस कारण से वो अपने फादर के साथ बहुत लंबे समय तक चाइना में रही। चाइना का एक शहर है झेनजियांग, वहाँ पे रही। तो इसी कारण से ऑथर को चाइनीज़ और जापानीज़ कल्चर की इतनी अच्छी जानकारी है। उनकी एक नॉवल है गुड अर्थ, वो अमेरिका में बेस्ट सेलिंग नॉवल में से एक है। और इसके अलावा उनको 1932 में लिटरेचर का एक बहुत ही रेप्यूटेड अवार्ड होता है, पुलित्जर अवार्ड, वो मिल चुका है। और 1938 में वो अमेरिका की फर्स्ट वुमेन बनी जिनको नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर के लिए। नोबेल प्राइज़ आपको पता है कितना एस्टीम्ड प्राइज़ है। तो ये इन ऑथर की स्टोरी है। अब हम जानते हैं, थोड़ा सा स्टोरी का एक्सप्लेनेशन जानने से पहले उसका प्लॉट समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो स्टोरी बनी हुई है ये वर्ल्ड वॉर 2 के समय की बनी हुई है। वर्ल्ड वॉर 2 कब हुआ था? 1939 से 1945 के बीच में। तो उस समय जो है दो जो ग्रुप्स हैं वो आमने सामने थे। एक ग्रुप में कौन थे? ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत संघ और फ्रांस। और वो किसके खिलाफ लड़ रहे थे? वो जर्मनी, इटली और जापान के खिलाफ लड़ रहे थे। और ये माना जाता है कि इस युद्ध में जापान की जो सेना है उसने करीबन 27,000 अमेरिकन सोल्जर्स को बंदी बना लिया था, और जिनमें से 11,100 सोल्जर्स बहुत बुरी दशा में मारे गए थे। और बहुत सारे जो अमेरिकन POWs हैं उनको ऐसे शिप में भर भर के ले जाया जाता था जापान, फिलीपींस, थाईलैंड और कोरिया में काम करने के लिए, जिस वेजल्स को हेल शिप्स बोला जाता था। हेल का मतलब आपको पता है वैसे भी नर्क होता है। तो वो शिप ऐसे थे जो बिल्कुल नर्क के जैसे थे। ऐसा क्यों कहा जाता था उन शिप्स के लिए? क्योंकि जब इन सारे कैदियों को, अमेरिकन कैदियों को उसमें ठूस ठूस के भरा जाता था तो उन लोगों को सांस लेने के लिए हवा तक नसीब नहीं होती थी। तो जो थोड़ा सा बेचारा स्ट्रॉन्ग स्टेमिना का होता था वो तो बच जाता था, तो बाकी बहुत सारे लोग जो है शिप की यात्रा के दौरान ही मर जाते थे। तो इस प्रकार से उनको बहुत वीक तक जो है उस शिप में यात्रा कराई जाती थी। उनको खाने पीने के लिए भी बहुत लिमिटेड जो है फूड आइटम दिया जाता था। और जब जहाँ पहुँचते थे उसके बाद उनको उन शहरों में काम कराने का काम किया जाता था। POW का मतलब होता है प्रिजनर ऑफ वॉर्स, मतलब युद्ध के बंदी। ये जैसे आप फोटो देख सकते हैं, ये सारे जो है अमेरिकन सोल्जर्स हैं जिनको अमेरिका ने जब जापान को हरा दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो उसके बाद इनको रिलीज किया गया जापान के विभिन्न शहरों से। पहले क्या हो रहा था, जापान और जर्मनी बढ़त बना रहे थे। जैसे आप क्रिकेट में बढ़त बनाते हैं, तो ये लोग जो है कंट्रीज जीत रहे थे। जापान ने भी अपने आसपास की एशिया के सब कॉन्टिनेंट की बहुत सारी कंट्रीज को जीत लिया था। तो उसका जो घमंड था वो 7वें आसमान पे था। फिलीपींस, कोरिया, चाइना के कुछ हिस्सों को उसने पूरा अच्छी तरह से कब्जे में कर लिया था। जिस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था उस समय जापान एक मोनार्की था। मोनार्की का मतलब वहाँ पर एक राजा का शासन था। राजा जो वहाँ का था वो था हिरोहितो, और जो उसकी सेना को लीड कर रहा था, जो सेना का कमांडर था, जनरल था, उसका नाम था हिदेकी तोजो, जिसके अगुवाई में जापानी सेना बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। तो इस स्टोरी में भी आपको जनरल का जो है जिक्र मिलता है। कहानी का प्लॉट एक्चुअली ये है कि एक अमेरिकन प्रिजनर जो है वो डॉक्टर, इस स्टोरी का जो हीरो है डॉक्टर सदाओ, उसके घर के पास आके घायल अवस्था में पाया जाता है।
तो उसके बाद जो है डॉक्टर के सामने ये बिल्कुल डिलेमा है, ये दुविधा है कि वो उस प्रिजनर को डॉक्टर के नाते बचाए या फिर एक जापानी होने के नाते देशभक्ति को मतलब दर्शाते हुए उसको मरने के लिए छोड़ दे। स्टोरी अब शुरू होती है। ये सदाओ का हाउस है। आपके CBSE बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि सदाओ का जो हाउस था उसको डिस्क्राइब करो। तो ये वाला स्लाइड आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर सदाओ होकी, उनका जो हाउस था वो जापान के एक कोस्ट में, कोस्ट का मतलब होता है समुद्र का किनारा, समुद्र के किनारे पर बना हुआ था, जहाँ पर वो जो है हमेशा बच्चे के रूप में खेला करते थे। उन्होंने अपना पूरा बचपन जो है इस कोस्ट में बिताया था। ये जो कोस्ट था ये एक बहुत बड़ा जो है स्क्वायर स्टोन टाइप का था। मतलब पूरी ज़मीन जो है वो सॉफ्ट नहीं थी, ज़मीन के नीचे बहुत जो है पत्थर जैसे कोस्ट थे, और उस कोस्ट के ऊपर जो है एक नैरो बीच था, और उस बीच के किनारे किनारे पूरे जो है पाइन्स के पेड़ लगे हुए थे। तो आपको पता चल गया, आपको जब डिस्क्राइब करना होगा तो आप कैसे करेंगे। ये एक स्क्वायर कोस्ट था, और जो यहाँ की बीच थी नैरो थी। नैरो बीच का मतलब होता है जहाँ पर चलने के लिए बहुत कम जगह हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं बीच तो ऑलमोस्ट है ही नहीं, बट जब आप गोवा की पिक्चर देखते हैं कभी कभी, तो गोवा में देखा होगा आपने कितने बड़े बड़े बीच है। ऐसे ही जो है मुंबई के भी बीच बहुत बड़े बड़े वाइड हैं, मतलब आप वहाँ पे गाड़ी चला सकते हैं, आप जो है अच्छे से जो है दौड़ भाग सकते हैं, तो उसको वाइड कोस्ट बोलते हैं। पर जहाँ पर डॉक्टर सदाओ का हाउस था वहाँ पर कोई वाइड कोस्ट नहीं था, और उसके अलावा जो कोस्ट था इट वाज आउटलाइंड विथ बेंट पाइन्स। अब पाइन के ट्री कौन से होते हैं ये देखिए। पाइन को इंडिया में चिड़ बोलते हैं। चिड़ के पेड़ बहुत बड़े होते हैं, और चिड़ की लकड़ी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है फर्नीचर के लिए, जल्दी से ख़राब नहीं होती है। बट जो उसके पेड़ होते हैं थोड़े कांटे कांटे वाले होते हैं, चुभते हैं। तो सदाओ को याद है जब वो छोटे बच्चे थे तो इन पाइन ट्री पे चढ़ा करते थे अपने बेयर फुट से। बेयर फुट का मतलब होता है अपने नंगे पैरों से। जब भी हम शूज़ या स्लीपर लगा के पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम स्लिप हो जाते हैं, और नंगे पैर चढ़ने से ग्रिप बनी रहती है। और डॉक्टर सदाओ ने ऐसे ही पेड़ पे चढ़ते हुए साउथ सी, जहाँ पर वो रहते थे उसके साथ में ही एक सी को साउथ सी नाम दे दिया था। वहाँ पर कुछ गांव थे, वहाँ के लोगों को डॉक्टर सदाओ ने बचपन में चढ़ते हुए देखा होगा। वो लोग कहाँ चढ़ा करते थे, वो लोग कोकोनट तोड़ने के लिए कोकोनट की ट्री में चढ़ा करते थे। उनकी ही नकल कर करके डॉक्टर सदाओ भी बचपन में पाइन ट्री में चढ़ा करते थे। डॉक्टर सदाओ के फादर जो है उनको हमेशा उन आइलैंड पे ले जाते थे जो उनके घर से थोड़ी सी ही दूरी पे स्थित है, और जो है उनको हमेशा जो है ये बात बताया करते थे। डॉक्टर सदाओ के फादर बोलते थे वो जो आइलैंड आपको दिख रहे हैं ये जापान के फ्यूचर के स्टेपिंग स्टोन्स हैं। स्टेपिंग स्टोन्स का मतलब होता है चेंजिंग पॉइंट। तब डॉक्टर सदाओ छोटे बच्चे थे तो अपने फादर को पूछते थे, पिताजी ये जो है आइलैंड कहाँ जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं हमको। तो डॉक्टर सदाओ के फादर बोलते थे किसको पता, किसने फ्यूचर देखा है, और हमारा फ्यूचर इस बात पे डिपेंड करता है कि हम अपने फ्यूचर के लिए कितना काम करते हैं। तो सदाओ ने ये बात अपने दिमाग में बिठा ली थी जो उनके पिताजी ने उनको बोली थी। उनके पिताजी जो है कभी ज़्यादा जोक्स वगैरह नहीं करते थे, मतलब बहुत मिलनसार व्यक्ति नहीं थे, और ना ही वो उनके साथ ज़्यादा खेला करते थे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो डॉक्टर सदाओ को प्यार नहीं करते थे। उन्होंने डॉक्टर सदाओ को एक अच्छा डॉक्टर बनाने के लिए बहुत पेन उठाए हैं, बहुत कष्ट झेले थे, क्योंकि डॉक्टर सदाओ उनके ओनली सन थे। ओनली सन का मतलब इकलौते सन थे, और सदाओ को पता था कि डॉक्टर उनके पिताजी ने जो है उनके लिए कितने दुख तकलीफ उठाए हैं, क्योंकि उनके पिताजी का एकमात्र लक्ष्य वो था कि वो अपने पुत्र डॉक्टर सदाओ को बहुत अच्छी एजुकेशन दे सकें। और इसी कारण से जो है डॉक्टर सदाओ के फादर ने उनको जब वो 22 ईयर्स के हुए तो अमेरिका भेज दिया। किस लिए? वहाँ पर सर्जरी और
और मेडिसिन पढ़ने के लिए। उस समय आपको पता होना चाहिए अमेरिका बहुत डेवलप कंट्री था, तो जो सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे, जो उच्च जो है मतलब तकनीक के विद्यालय थे, कॉलेज थे, यूनिवर्सिटीज़ थे, वो केवल अमेरिका और ब्रिटेन में ही स्थित थे। इस समय जो है हमारा देश भी जो है गुलाम था, तो हमारे देश के भी बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, आपने उनकी अगर स्टोरी पढ़ी होगी, तो वो भी जो है इंग्लैंड जाके अपनी स्टडी पूरी करके आते थे, फिर उसके बाद दे यूज्ड टू कम बैक टू इंडिया। तो डॉक्टर सदाओ भी डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए वो अमेरिका गए, और जब वो वापस आए तो वो 30 इयर्स के हो गए थे। वो 22 में गए और 30 में आ गए, तो इसका मतलब वो ऑलमोस्ट 8 साल उन्होंने अमेरिका में बिताया। और अपने पिताजी के देहांत से पहले ही वो वापस आ गए, और उनके आने से उनके फादर के जो है डेथ से पहले ही डॉक्टर सदाओ एक बहुत फेमस जो है सर्जन बन चुके थे। सर्जन ही नहीं बल्कि वो एक साइंटिस्ट भी बन चुके थे। हर फादर का सपना होता है कि वो अपने बच्चों को सक्सेसफुल देखे, तो ऐसा नहीं था कि डॉक्टर सदाओ के फादर उनकी सक्सेस को देख नहीं पाए। डॉक्टर सदाओ के फादर ने उनको एक बड़ा साइंटिस्ट, बड़ा सर्जन और बड़ा डॉक्टर के रूप में पूरे जापान में फेमस होते हुए देखा था, और उसके बाद ही उनका देहांत हुआ था। डॉक्टर सदाओ साइंटिस्ट इसलिए थे क्योंकि वो एक ऐसी मेडिसिन को डिस्कवर कर रहे थे जिससे जो घाव होते हैं लोगों के वो जल्दी से भरने में इजी हो जाए, और इसीलिए ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स। ट्रूप्स का मतलब होता है जो युद्ध के लिए जो सेना की टुकड़ी जाती है, उसको हम ट्रूप्स बोलते हैं। तो जब जापान की सेना होती है वो अलग अलग कंट्रीज़ में लड़ाई करने के लिए जाती है, तो उसके साथ जापान के बहुत सारे डॉक्टर्स को भी भेजा जाता है, सो दैट कि जब कोई भी सोल्जर घायल हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट उसको ऑन द स्पॉट मिल जाए। पर डॉक्टर सदाओ को अब्रॉड यानी विदेश नहीं भेजा गया। क्यों नहीं भेजा गया, आइए जानते हैं। There was some slight danger that the old general might need an operation। जो जापान की आर्मी का लीडिंग कर रहा था, लीडरशिप कर रहा था, वो जो है एक बूढ़ा जनरल था, और उस बूढ़े जनरल की हालत ऐसी थी कि कभी भी उसको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती थी, और उसको जो है बीच बीच में मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती रहती थी। इसी कारण से सदाओ को जापान में ही रखा गया था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सदाओ कितने रिनाउंड मतलब कितने फेमस जो है डॉक्टर थे कि सरकार ने उनको विदेश भेजा ही नहीं, जनरल के ट्रीटमेंट के लिए उनको जापान के अंदर ही रखा। अब स्टोरी जो है ऐसे शुरू होती है। ये तो पूरी बैकग्राउंड था जो डॉक्टर सदाओ सोच रहे थे। सदाओ जो है अपने रूम के बालकनी में खड़े होके बाहर का नज़ारा देख रहे हैं। जो उनके घर के सामने तो पूरा ओशियन है, समुद्र है, तो समुद्र से जो है बहुत से क्लाउड ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से गर्मी का मौसम था, और आज रात के समय में क्या हो गया, समुद्र से बहुत हैवी फॉग निकल रहा है। फॉग होती है धुंध, आप लोगों ने पक्का देखा होगा। धुंध जो होता है जब सुबह और शाम के टाइम पे, जाड़ों के टाइम पे लगता है, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमको डिस्टेंस की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, तो वो धुंध जो है समुद्र के ठंडे पानी में से निकल रही हैं। सदाओ जो है अपने बालकनी में खड़े होकर बाहर का नज़ारा देख रहे हैं, और जो उनके पिताजी उनको आइलैंड दिखाया करते थे, उन आइलैंड की तरफ भी वो देख रहे हैं। अब जो है वो अपने बेडरूम में जाएंगे, जहाँ पर हाना जो उनकी वाइफ है और उनके 2 चिल्ड्रन हैं, वो उनका वेट कर रहे हैं। पर तभी जो है बालकनी का डोर खुलता है और उनकी वाइफ हाना खुद ही बालकनी में आ जाती हैं। जो हाना है वो एक डार्क ब्लू वुलन कलर का हाउरी वो अपने किमोनो के ऊपर पहनी हुई हैं। आपको पता होना चाहिए जो जापानीज लोग होते हैं वो अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस पहले पहना करते थे, तो इस ड्रेस को जो इस लेडी ने पहना हुआ है इसको किमोनो बोलते हैं, और किमोनो के ऊपर का ये जो जैकेट है इसको हाउरी बोलते हैं। तो ये पहनी हुई थी, तो खुद ही बालकनी में आ गई, और जैसे ही बालकनी में आई उन्होंने जो है अपने हस्बैंड यानी अपने हस्बैंड के गले में अपने बाहें डाल दी और प्रेम से जो है वहाँ पर खड़ी रही। उनको देख के वो स्माइल करती रही। डॉक्टर सदाओ हाना से अमेरिका में मिले थे, बट
जो है उन्होंने डॉक्टर सदाओ ने इनिशिएट यानी प्रपोज करने से पहले ये वेट किया, ये पूरी तरह से कंफर्म कर लिया कि जो हाना है वो एक जापानीज़ है कि नहीं है, क्योंकि जो डॉक्टर सदाओ के फादर थे वो कभी भी जो है एक नॉन जापानी लड़की से डॉक्टर सदाओ की शादी को कभी भी अपना राजीनामा यानी अपना एग्रीमेंट नहीं देते, क्योंकि उनको एक ऐसी बहू चाहिए थी जो प्योर हो रेस की। प्योर रेस का मतलब होता है जो पूरी तरह से जापानीज हो। तो डॉक्टर सदाओ हमेशा ये वॉन्डर करते रहते हैं कि अगर उन्होंने हाना से शादी नहीं की होती तो क्या किया होता। एंड बाय दैट लक, और ये उनकी अच्छी किस्मती थी कि उनको हाना मिल गई जो कि पूरी की पूरी तरह से जापानीज थी। बट वो कहाँ मिले थे उनसे, तो ये क्वेश्चन भी सीबीएसई का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाना और डॉक्टर सदाओ की मुलाकात कहाँ पर हुई थी। तो जब वो दोनों अमेरिका में पढ़ रहे थे तो उनके यूनिवर्सिटी के एक अमेरिकन प्रोफेसर थे, उनके घर में इन दोनों की मुलाकात हुई थी। जो प्रोफेसर और उनकी जो वाइफ थी वो बड़े काइंड लोग थे। उन लोगों ने एक बार क्या किया, जितने भी उनके कॉलेज में पढ़ने वाले फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो विदेश के स्टूडेंट्स हैं, जो नॉन अमेरिकन्स हैं, उनके लिए एक छोटी सी पार्टी रखी। ऑल्दो जो है स्टूडेंट्स को उनकी पार्टियां बहुत बोर लगती थी, बट फिर भी जो है उनके इस काइंड गेस्चर के कारण, उनके इस अच्छे ख्याल के कारण लोग जो है उनके घर पे चले गए। तो सदाओ हाना को अक्सर बताते रहते हैं कि वो उस दिन बिल्कुल भी जो है उस प्रोफेसर की पार्टी में नहीं आने वाले थे, बट जब आपको किसी से मिलाना होता है, एक कौन सी मूवी का डायलॉग था उसका, दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की मूवी का एक डायलॉग था, जब आपको कायनात मिलाने की कोशिश करती है तो चारों तरफ से आपके सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं कि आपका जो है मीटिंग होके ही रहता है। तो ऐसे ही डॉक्टर सदाओ पहले तो जो है हेजिटेट कर रहे थे उस पार्टी में जाने के लिए, बट बाद में जो है फिर वो प्रोफेसर की पार्टी में चले गए। तो जो प्रोफेसर का घर का जो रूम थे वो बहुत छोटे थे, और जो उनकी वाइफ ने खाना बनाया था वो बहुत मतलब बेस्वाद था, इतना मतलब अपीलिंग और इतना टेस्टी नहीं था। और प्रोफेसर की जो वाइफ थी वो बहुत वॉल्यूबल थी। वॉल्यूबल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बातूनी। बट डॉक्टर सदाओ वहाँ गए और वहाँ वो हाना से जाके मिले। हाना एक न्यू स्टूडेंट थी जो अमेरिका में पढ़ रही थी, और उनको हाना को देखते ही लगा कि यही वो लड़की है जो इनके साथ वो अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने हीटलेसली शादी कर ली। हीटलेसली का मतलब होता है आनंद फानन में या बहुत जल्दी शादी कर ली और अमेरिका में शादी कर ली, जैसा कि आजकल के कपल्स करते हैं मोस्टली, चटमगनी और पट ब्याह। ऐसा नहीं था। उन्होंने पहले अपना पूरा जो है स्टडी और स्कूल फिनिश किया, उसके बाद वो दोनों के दोनों जापान वापस आए। और जब सदाओ के फादर ने हाना को देख लिया और अपनी मैरिज के लिए एक्सेप्टेंस दे दी, उसके बाद हाना और सदाओ की शादी ट्रेडिशनल जापानीज स्टाइल में हुई। हालांकि क्या नाम इनका, सदाओ और हाना ने पहले ही अमेरिका में बात कर ली थी कि किस प्रकार से जो है वो अपनी लाइफ एक दूसरे के साथ पास करने के लिए बहुत ज़्यादा ईगर है, एंड दे वर परफेक्टली हैप्पी। शादी के बाद ऐसा नहीं है कि उनके अंदर मनमुटाव है या बहुत सारे लड़ाई झगड़े हैं। वो बहुत अच्छे कपल हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए और वाइफ हस्बैंड के लिए एक बहुत फेथफुल है। It was at this moment that both of them saw something black, और तभी जो है दोनों के दोनों ने समुद्र के किनारे कुछ ब्लैक देखा जो धुंध में से बाहर निकल रहा था। ये कोई मैन था और जो है वो ओशियन से की लहरों से जो है बहता हुआ आ रहा था। और he staggered a few steps, वो लड़खड़ाते हुए कुछ स्टेप्स चला, और उस व्यक्ति की जो बॉडी है वो मिस्ट का मतलब जो धुंध है, धुंध में एक आउटलाइन के जैसे दिखाई दे रही थी। अंधेरा था, इसलिए हम लोग जो है कभी कभी जब अंधेरे में हम किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हैं तो हम उसके पूरे बॉडी का फीचर नहीं देख पाते हैं कि वो कैसा दिखता है, बस हमको दिखाई देता है कि एक मेल है या फीमेल है, तो हम एक आउटलाइन बना लेते हैं। तो ऐसे ही डॉक्टर सदाओ और हाना को भी वो व्यक्ति एक आउटलाइन के जैसे दिखाई दिया जो कुछ देर तो लड़खड़ा के चला, और उसके बाद उसने अपने आर्म्स को अपने सिर के ऊपर रखा। फिर से वो व्यक्ति की जो परछाई थी वो धुंध में डिसअपियर हो गई। हाना चिल्लाई, ये कौन है?
उसने अपने बाहें सदाओ के बाहों से अलग किया और उसके बाद दोनों के दोनों रेलिंग के ऊपर लीन हो गए। लीन के मतलब जब हम रेलिंग के ऊपर झुकते हैं, उसका सहारा लेते हैं, ये और अच्छे से देखने के लिए कि एक्चुअली ये आदमी है कौन। फिर उन्होंने उसको दोबारा देखा उस व्यक्ति को, और द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रॉलिंग। आपने छोटे बच्चे को देखा है, जब छोटा बच्चा अपने हाथ और पैरों के सहारे से चलता है, लड़खड़ाते हुए, क्रॉलिंग करते हुए, है ना, तो उसको क्रॉलिंग बोलते हैं। तो वो आदमी भी अपने हाथ और घुटनों के सहारे क्रॉलिंग करते हुए आ रहा था, और उसके बाद उन्होंने देखा उसका फेस, और वो वहीं पर धड़ाम से गिर गया। तो सदाओ ने बोला कि ये कोई लगता है फिशरमैन है जो अपने बोट से बह के यहाँ पर आ गया है, और वो फटाफट जो है उस तरफ दौड़ा, डॉक्टर सदाओ जिस तरफ वो आदमी गिर गया था, और हाना भी उनके पीछे पीछे भागने लगी। जहाँ पर उन डॉक्टर सदाओ का घर था, उसके दोनों तरफ 1 और 2 मील के अंतर में कुछ विलेजेस थे जहाँ पर फिशरमैन रहते थे। तो उनको लगा कि ये कोई फिशरमैन है जो मछली मारने गया होगा और जो है नाव से गिर के बह के इधर पे आ गया। बट ये जो इनका कोस्ट था, जैसे हमने पहले ही बता चुके हैं, डॉक्टर सदाओ जहाँ रहते थे, वो जो कोस्ट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पत्थर ही पत्थर है। तो पत्थर क्या होते हैं, ये आपकी नाव अगर इससे टकराती है तो ये पत्थर बड़े डेंजरस होते हैं, आपकी नाव को ब्रेक कर सकते हैं। और अगर आप जो है समुद्र से बहते हुए इन पत्थरों से टकराते हो तो ये आपके शरीर के ये फिर से टुकड़े टुकड़े कर सकती हैं। और इसके बाद ये आदमी पता नहीं किस प्रकार से जो है बहते बहते यहाँ तक अपने आप को ले आया, और बट ऐसा लग रहा था कि इसको पत्थरों से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, कोस्ट में जो पत्थर थे उनसे। सदाओ ने बोला, अरे ये तो जख्मी है। वो जो आदमी बिल्कुल जो मोशनलेस ज़मीन पे पड़ा हुआ था, उसका फेस पूरा सैंड से सना हुआ था। सैंड, आपके शरीर अगर गीला होता है तो बीच के पास क्या होता है, आपकी पूरी बॉडी में सैंड ही सैंड लग जाती है। और उस व्यक्ति की जो ओल्ड कैप थी वो पूरी पानी से, सी वाटर से भीग गई थी और उसके हेड में ही रखी हुई थी। और उसके जो गारमेंट्स थे, गारमेंट्स का मतलब उसके जो कपड़े थे, वो बिल्कुल गीले चीथड़े जैसे रख रहे थे। रैक्स का मतलब होता है फटे हुए चीथड़े, तो चीथड़े थे और भीग गए थे। सदाओ उसी तरफ स्टॉप हो गया और उसके बाद जो है उसने उस व्यक्ति का फेस टर्न किया, अपनी तरफ जो है देखने लगा। तो तब दोनों ने उसका फेस देख लिया, हाना और सदाओ ने उस व्यक्ति का फेस देख लिया। तो हाना चिल्लाई, अ वाइट मैन, ये तो एक वाइट मैन है। तो जापानीज और एशियन लोगों के लिए हम लोग जब भी कोई वाइट यानी गोरा आदमी बोलते हैं तो हम लोग ये बताना चाहते हैं कि हम अंग्रेज को देखा हुआ है, या हम अंग्रेज के लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ या अमेरिका के जो गोरे लोग होते हैं उनके लिए हम एक वाइट मैन यूज़ करते हैं। तो सदाओ ने बोला, हाँ ये एक वाइट मैन है। उसके बाद जो उसका गीला कैप था वो भी दूर गिर गया। तो जैसे ही उसके सर से उसका कैप हटा तो उस व्यक्ति के गीले येलो बाल दिखाई दिए, और ऐसा लग रहा था कि कितने हफ्तों से उसके बाल कटे नहीं हैं। और उसके यंग, मतलब जो व्यक्ति है, जो वो लेटा हुआ व्यक्ति है या फिर जो घायल व्यक्ति है, वो बहुत यंग था और उसका जो फेस था बहुत टॉर्चर था। अब टॉर्चर फेस कैसा होता है, हो सकता है उसमें कुछ स्क्रूचेस हो, है ना, जख्म हो, खरोंच हो। एंड वॉज अ रफ येलो बियर्ड, और उसके जो बाल थे, उसकी जो दाढ़ी थी वो भी येलो कलर की थी। तो इन सब डिस्क्रिप्शन से बेटा हमको ये पता चल रहा है कि जो व्यक्ति है वो पूरी तरह से अंग्रेज है, क्योंकि एशियन लोगों के जो बाल होते हैं वो येलो कलर के नहीं होते हैं, हम लोग के बाल मोस्टली ब्लैक होते हैं। और वो व्यक्ति अनकॉन्शियस था, बिल्कुल बेहोश था, और उसको बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ आ रखा है। अब सदाओ को जो है फटाफट वाउंड यानी उसके जख्मों की याद आई, और सदाओ के जो एक्सपर्ट फिंगर हैं वो फटाफट उस व्यक्ति के जख्म को ढूंढने लगे। हम जिस फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, हमको उस
फील्ड के बारे में पूरी जानकारी होती है और हम वो काम किए बिना रह भी नहीं सकते हैं। अगर सपोज हमको गाड़ी कहीं पर ख़राब हो रखी है, किसी और की भी गाड़ी ख़राब हो रखी है और हम बहुत अच्छे मैकेनिक हैं, तो 1 मिनट के लिए खड़े होकर हम जो है बता सकते हैं उस व्यक्ति को जिसकी गाड़ी ख़राब है कि तुम्हारा भाई क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे ही अगर डॉक्टर के सामने पेशेंट पड़ा हो और वो ये ना बताए कि उसको क्या प्रॉब्लम है, तो ये डॉक्टर के बिहेवियर के बिल्कुल अपोजिट होगा। तो डॉक्टर सदाव इतने बड़े डॉक्टर सर्जन थे, तो अब उनके जो फिंगर्स हैं उस व्यक्ति के बॉडी में जो है घूमने लगे कि एक्चुअली ये वाउंड है कहाँ पर। तो जैसे ही उन्होंने हाथ रखा तो फटाफट जो है वहाँ से ब्लड दोबारा से बहने लगा। फ्रेश ब्लड का मतलब तुरंत जो अभी अभी बह रहा है वो ब्लड डॉक्टर सदाव के टच के बाद बहने लगा, क्योंकि ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक जो व्यक्ति जो गिरा हुआ था उस व्यक्ति के बैक साइड में और राइट साइड में और लोअर साइड में, कहने का मतलब आपके हिप्स के पास जो है कुछ गन का वाउंड था। गन का मतलब गोली का वाउंड था जो दोबारा से खुल गया था। ओफो, इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति को गोली लगी थी और गोली उसके बॉडी के अंदर ही थी और वो जख्म ऑलरेडी भर चुका था। बट अब जैसे ही डॉक्टर सदाव ने उसके बॉडी पे हाथ फेरा तो वो जो है गोली का वाउंड फिर से जो घाव भर गया था वो ओपन हो गया, दोबारा से खुल गया। जो वहाँ का जो फ्लैश था, जो उसकी चमड़ी थी, जो उसका मांस था, स्किन थी जो उस व्यक्ति की, वो पूरी काली हो गई थी। Sometime not many days ago, the man had been shot and had not been tended. कुछ दिन पहले ही इस मैन को शॉट किया गया है, यानी इनको गोली मारी गई है और गोली मारने के बाद वो गोली बाहर भी नहीं निकली है और उसका ट्रीटमेंट भी नहीं किया गया है। तो पूरे चांसेस हैं कि जब ये आदमी समुद्र में बहता हुआ आ रहा था तो उसकी बॉडी जो रॉक से टकराई होगी और रॉक से टकराने के बावजूद उसके शरीर में जहाँ तहाँ वाउंड ही वाउंड यानी जख्म ही जख्म हो गए। हाना चिल्लाने लगी, देखो तो हाउ ही इज ब्लीडिंग, इसको कैसे खून निकल रहा है। और दिन के इस समय कोई नहीं आता तो ये उनके लिए अच्छी बात थी, क्योंकि रात का समय था और सारे फिशरमैन अपने अपने घरों को जा चुके थे। तब सदाओ ने बोला कि व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, अब हम इस व्यक्ति के साथ क्या करेंगे। और इनके साथ ही सदाओ के जो ट्रेन्ड हैंड्स हैं वो अपना काम करते ही जा रहे हैं। कहने का मतलब वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इस व्यक्ति के जो वाउंड है उनको मैं कैसे जो है हील करूं, मतलब उनका मैं कैसे इलाज करूं। तो तभी क्या हुआ, डॉक्टर सदाओ को समुद्र के तट पे मॉसेस होते हैं बेटा, मॉसेस ग्रीन कलर के, जैसे आप लोग के कभी हम जब चलते हैं बरसात के टाइम पे तो काई लग जाती है ना। काई कहाँ लगती है, बाहर रोड में लग जाती है या फिर घास के साइड में लग जाती है। तो ऐसा ही कुछ एक ग्रीन कलर का मॉस होता है जो समुद्र के किनारे मिलता है। तो उस मॉस को उन्होंने अपने हाथ से उखाड़ा डॉक्टर सदाओ ने और उसके जख्म के ऊपर रख दिया। तो ये भी एक बार तरीके का हर्बल ट्रीटमेंट समझ लीजिए आप इसको। तो जो आदमी है वो दर्द से पूरी तरह चिल्लाया, पर वो बेहोश है तो उसको समझ नहीं आया कि क्या करना है, तो बट वो दर्द के मारे चिल्लाया। The best thing that we could do to put him back into the sea. तो डॉक्टर सदाओ ने बोला अब हमको इसके साथ क्या करना चाहिए, हमारे लिए तो सबसे बढ़िया चीज़ यही है कि हम इसको वापस कहाँ भेज दें, समुद्र के अंदर ही डाल दें। डॉक्टर सदाव अपने आप को ही बोल रहे हैं और अपने आप को ही आंसर दे रहे हैं। अब जो है ब्लीडिंग तो स्टॉप हो गई है। उसके बाद जो है डॉक्टर सदाव खड़े हुए, उन्होंने अपने हाथ से डस्ट किया। क्या डस्ट किया, जो उनके हाथ में सैंड लग गई थी उसको उन्होंने झाड़ा। तो हाना ने भी उनके क्वेश्चन को, उनके रिप्लाई को समर्थन किया, बोल रही यस अनडाउटली दैट वुड बी द बेस्ट। तो वही सबसे बढ़िया रहेगा कि हम इस आदमी को फिर से समुद्र में डाल दें। फिर उसके बाद वो बोलने लगी, उस मोशनलेस मैन को देखते हुए बोलने लगी, अगर हमने इस वाइट मैन को शेल्टर दी, शेल्टर का मतलब होता है इसको शरण दी, अपने घर में छुपाया, तो हम अरेस्ट हो सकते हैं। If we turned him over as a prisoner, he would certainly die. तो सदाओ ने बोला अगर हम इस प्रिजनर को ऐसे ही समुद्र में फेंक देंगे तो वो तो वाकई ही मर जाएगा। तो हाना बोली नहीं,
इसके साथ सबसे ज़्यादा काइंड चीज़ हम यही कर सकते हैं कि इसको हम वापस से समुद्र में ही फेंक देंगे। बट दोनों के दोनों एक दूसरे को ऐसे आर्ग्यूमेंट तो दे रहे हैं कि चलो इसको समुद्र में फेंक देते हैं, बट कोई मूव ही नहीं कर रहा है, कोई इनिशिएट ही नहीं कर रहा है। कभी कभी हम अपने परिवार में भी जो है कोई चीज़ों पे दिल से एग्री नहीं करते, बस मुंह से दूसरों को दिखाने के लिए जो है हम कुछ एग्रीमेंट या आर्ग्यूमेंट करते हैं, पर हम दिल से वो चीज़ नहीं चाह रहे होते हैं, इसलिए हम कभी उस चीज़ को खुद इनिशिएट यानी उस चीज़ का आरंभ खुद नहीं करते। हम चाहते हैं वो गलत काम दूसरों के कहने से शुरू हो। तो ऐसे ही ये दोनों सोच रहे हैं कि हाना सोच रही है सदाओ स्टार्ट करें और डॉक्टर सदाओ सोच रहे हैं कि हाना स्टार्ट करें। हाना फिर बोलती है कि ये अमेरिकन लग रहा है। तो तभी सदाओ ने जो है उसका जो फटे हाल जो कैप था, जो पूरी तरह से फटा चीथड़ा बना हुआ था, उस कैप को उठाया तो उस कैप में लिखा हुआ था अ सेलर फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप। तब डॉक्टर सदाओ ने हाना को बताया कि ये तो एक सेलर है जो अमेरिकन जो वॉरशिप होती है। वॉरशिप क्या होती है बेटा? जब युद्ध के लिए जाते हैं तो नेवी को जो है वॉरशिप मिलती है, और एयरफोर्स वाले तो अपने जो है फाइटर प्लेन्स में जाते हैं, और जो आर्मी वाले होते हैं वो पैदल गाड़ियों में जाते हैं। तो ये वॉरशिप का कोई सेलर था और उसमें लिखा हुआ था US नेवी। The man was a prisoner of war and he has escaped। ये जो व्यक्ति है ये वॉर प्रिजनर है और ये भाग रखा है। ठीक है, जहाँ पर भी इसको कैद कर रखा था वहाँ से भागा हुआ है। हाना ने बोला हाँ, तभी ये इतना घायल है। सदाओ भी जो है उससे एग्री हुए। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तो हाना ने बोला आओ हम इसको जो है दोनों मिलके सी में डाल दे। अगर मैं इसको डाल पाती हूँ तो क्या तुम नहीं डाल पाओगे? उसने सदाओ को पूछा। तो सदाओ ने बोला नो। सदाओ फिर से हेजिटेट हुआ। हेजिटेट का मतलब थोड़ा सा उसको झिझक हो रही है कि मैं इसको समुद्र में डालूं या ना डालूं। फिर उसने एक बात बोली। उसने बोला अगर ये मैन होल होता, होल का मतलब कंप्लीट होता बेटा, WHOLE, होल मीन्स कंप्लीट। अगर ये व्यक्ति कंप्लीट होता, कंप्लीट का मतलब क्या होता है कि पूरा तरह से फिट एंड फाइन होता, तो मैं इसको फटाफट जो है पुलिस को हैंड ओवर कर देता विदाउट डिफिकल्टी। एक पल भी नहीं सोचता, किसी चीज़ की परवाह नहीं करता, क्योंकि ये मेरा दुश्मन है और ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी। जापानीज लोगों के लिए उनकी जो अपोजिट दुश्मन कंट्री है वो ओबियसली एनिमी होगी। जैसे इंडियन लोगों के लिए पाकिस्तानी दुश्मन होते हैं या फिर पाकिस्तानी लोगों के लिए इंडियन एनिमीज माने जाते हैं। तो युद्ध में भी जो कंट्री हम लोग के साथ लड़ रही होती है वो कंट्री तो ओबियसली हमारी एनिमी ही मानी जाएगी। तो डॉक्टर सदाओ ने बोला अगर ये बिल्कुल परफेक्ट होता तो मैं इसको 1 मिनट भी देर किए बिना तुरंत जो है पुलिस को हैंड ओवर कर देता। बट ये तो एक कॉमन फेलो है और तुम देखो इसका कितना फुलिश फेस है, और चूंकि ये एक वाउंडेड भी है, घायल भी है, तो हम इसको ऐसे ही सी में नहीं फेंक सकते। तो हाना ने बोला तो अब क्या कर सकते हैं? जब आप इसको फेंक भी नहीं रहे हो तो हम इसको चलो घर में ले चलते हैं। तो सदाओ ने बोला बट घर में तो सर्वेंट्स हैं, उनको क्या बोलेंगे? तो उसने बोला कि हम सर्वेंट को बोल देंगे कि हम इसको घर में इसलिए लेके आए हैं कि सो दैट हम इसको फ़ोन करके अपने जो जापान के पुलिस वाले हैं उनको फ़ोन करके इस आदमी को वापस जो है उनको सौंपने के लिए लेके आए हैं। तो दोनों के दोनों एग्री हो गए और दोनों ने मिलके उस व्यक्ति को उठाया। वो इतना लाइट था वेट इतना लाइट, समझ रहे हो आप? हम छोटे बच्चे को उठाते हैं तो कितने लाइट वेट के होते हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहा था हाफ स्टार्व्ड, और फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम से जो है स्टार्व्ड है। मतलब स्टार्व्ड का मतलब होता है जब हम किसी को भोजन नहीं देते हैं या फिर किसी को जब भोजन नहीं मिलता है, भूखमरी। तो इतने दिनों से, बहुत दिनों से उसको भोजन नहीं मिला है या फिर उसको नहीं दिया गया है। उसका पूरा शरीर जो है केवल पंख के जैसा हड्डियों का ढांचा बन गया। आप ये राइट साइड में देखिए, ये एक प्रिजनर ऑफ वॉर है, उसकी फोटोग्राफ है। तो आप देख सकते हैं कोई भी कंट्री किसी भी दूसरी कंट्री के प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ कितनी
कितनी कट्टर हो सकती है, कितनी दुश्मन, कितनी क्रूल हो सकती है। ये देखिए, ये भी एक अमेरिकन वॉर ऑफ प्रिजनर था, जिसको बाद में जब जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों में नागासाकी और हिरोशिमा में बॉम्बिंग की, तो उसके बाद फाइनली जापान ने घुटने टेके, युद्ध में उसने अपनी हार मानी और फाइनली सेकेंड वर्ल्ड वॉर बंद हुआ। और जापान के अंदर जितने भी सेंटर्स थे, जहाँ जहाँ पर भी जो है अमेरिका के प्रिजनर्स को रखा हुआ था, वहाँ से अमेरिका ने अपने प्रिजनर्स को रिलीज कराया और उनकी जो है कंडीशन इतनी ख़राब थी कि कुछ लोग तो अमेरिका ले जाते ही रास्ते में मर गए। तो यही एक एग्जाम्पल है इस बेचारे की। आप देखो, वॉर ऑफ प्रिजनर। तभी मैं बोलती हूँ, वॉर कभी भी किसी भी कंट्री के लिए अच्छा ही नहीं होता है। जितनी भी अच्छी कंट्री हो, जितना भी अच्छा ह्यूमन राइट उनके कंट्री के अंदर हो, बट कोई भी कंट्री अपने दूसरी कंट्री के जो वॉर प्रिजनर्स होते हैं उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करती। हमारे देश के कितने सोल्जर्स होते हैं जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे लड़ते लड़ते गलती से पाकिस्तान में चले जाते हैं या पाकिस्तान के आर्मी के हाथ में लग जाते हैं, तो उनका हमको दोबारा कोई सुराग ही नहीं मिल पाता है। क्योंकि बहुत बार सुना जाता है कि वहाँ पर उन लोग के साथ जो है बहुत क्रूरता बरती जाती है। कितनी बार हमारे सैनिकों की डेड बॉडी जब पाकिस्तान से हमारी कंट्री में आती है तो उनकी आंखें निकाली होती हैं, उनके जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनको काट रखा होता है, या फिर जो है उनके नाखूनों को खींच रखा होता है। तो इतनी क्रूअल्टी क्यों करते हैं, मुझे तो यही नहीं समझ आता है। बट हम लोग के वहाँ जब कोई वॉर बंदी होता है, पाकिस्तान का कोई सोल्जर ऐसे कैप्चर हो जाता है, तो उनको जो है पूरी मतलब अगर कोई शहीद भी हो जाता है उनका, तो उसका जो है पूरा शहीद के रूप में सम्मानित करके उसको एक ताबूत में बंद करके पाकिस्तान गवर्नमेंट को हैंड ओवर किया जाता है। तो हर कंट्री एक जैसी नहीं हो सकती। कुछ कंट्री वाकई जो है बहुत क्रूर होते हैं अपने बिहेवियर में। तो ऐसे ही जापानीज़ लोगों ने अमेरिकन लोगों का ये हाल किया हुआ था। तो हम आपको बता रहे थे कैसे हाना और डॉक्टर सदाओ उस आदमी को अपने घर में ले जा रहे हैं। दोनों ने उस आदमी को उठाया, तो उसको उठाने में उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि वो ऑलरेडी पंखों के जैसे, चिड़िया के पंखों के जैसे हड्डियों का ढांचा था और बहुत हल्का था। उसके बाद दोनों अपने घरों में ले गए और घर में ले जाने के बाद उन्होंने डोर खोला, और वो डोर कहाँ जाता था, एक पैसेज यानी एक जो है रास्ते की तरफ जाता था, नीचे की तरफ, ठीक है। और नीचे की तरफ जाके फिर जो है उनको एक एम्प्टी बेडरूम दिखाई दिया। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाओ's फादर। तो ये जो खाली बेडरूम था ये सदाओ के फादर का था, और सदाओ के फादर के डेथ के बाद ये बेडरूम तब से खाली पड़ा हुआ था। तो उन्होंने जो वहाँ का फ्लोर है, उस बेडरूम का फ्लोर वो मैटेड था। मैटेड का मतलब समझते हैं, जब बहुत अच्छे से उसके ऊपर कारपेट लगाई होती है, तो उस कारपेट लगी हुई फ्लोर थी उस बेडरूम की। तो उस व्यक्ति को उन्होंने उस कारपेट वाले फ्लोर के ऊपर लिटा दिया। और इस कमरे में एवरीथिंग देयर हैड बीन जापानीज टू प्लीज द ओल्ड मैन। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत आता है आपके एग्जाम में, तो इस डिस्क्रिप्शन को भी ध्यान से सुनिए। तो सदाओ के जो फादर है उनका रूम कैसा था? उनका रूम ऐसा था कि उस रूम में हर कोई चीज़ जापानीज थी, जिससे उस ओल्ड मैन को प्लीज़ मिले, मतलब संतुष्टि मिले। कभी कभी क्या होता है, हमारे जो पुराने बड़े बुजुर्ग होते हैं वो विदेशी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते, वो उनको बिल्कुल सब चीज़ स्वदेशी चाहिए होती है। तो ऐसे ही सदाओ के फादर भी थे, जो अपने घर के अंदर कभी भी एक चेयर में बैठ नहीं सकते थे और कभी भी एक फॉरेन बेड में सो नहीं सकते थे। क्यों ऐसा? क्योंकि जो जापानीज लोग होते हैं वो हमेशा फ्लोर में यानी कारपेट पे बैठ के खाते हैं और फ्लोर में ही अपने गद्दे वगैरह लगा के सोते हैं। अगर आपने शिनचैन या नोबिता सीरियल देखा होगा तो आपने देखा होगा शिनचैन की जो फैमिली होती है उनके पास डाइनिंग टेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो खरीद नहीं सकते, बट उनका ट्रेडिशन ही ये है कि वो ज़मीन पे बैठ के कारपेट के ऊपर बैठ के खाते हैं। ऐसे तो हम लोग का भी ट्रेडिशन यही है। हम लोग जब चूल्हे में पहले खाते थे तो चूल्हे में सब लोग एक छोटी सी चौकी होती है, पटरी होती है लकड़ी की बनी हुई, उसमें बैठ के खाया करते थे। और ज़मीन में खाया हुआ साइंटिफिकली बहुत जो है अपने हेल्थ के लिए अच्छा है भी बोलते हैं। बट नाउ डेज तो वी हैव कन्वर्टेड दैट कस्टम इनटू सिटिंग ऑन डाइनिंग चेयर्स। आजकल सब लोग जो है डाइनिंग चेयर में कन्वर्टेड हो गए हैं।
तो बट हमारे इंडियन कस्टम के अकॉर्डिंग भी हम लोग जो है नीचे बैठ के ही खाते थे। तो इसीलिए डॉक्टर सदाओ के फादर के रूम में, बेडरूम में कोई चेयर नहीं थी, कोई फॉरेन बेड नहीं था। हाना ने जो है एक सॉफ्ट क्विल्ट निकाला उस आदमी को उड़ाने के लिए। क्विल्ट का मतलब रजाई होती है, बट वो थोड़ा सा हेजिटेट कर रही थी। क्यों हेजिटेट कर रही थी? क्योंकि जो क्विल्ट था वो सिल्क के कपड़ों से, एक फ्लावर्ड जो सिल्क था उसके कपड़ों से ढका हुआ था, और इसका जो कवर था, इस क्विल्ट का जो कवर था वो प्योर वाइट सिल्क थी। तो इतना महंगा और इतना बढ़िया कपड़ा उस आदमी को ढकाने में उसको थोड़ा सा हेजिटेशन होता है। हमने कितनी बार देखा है लोग जो है घायल लोगों को अपने कार में भी वो नहीं देते हैं, जगह नहीं देते हैं। उनको लगता है हमारी कार खराब हो जाएगी। तो इंडिया के अंदर तो ये पोजीशन है कि लोग जो है घायल आदमी तक को जो है अपनी कार की सीट में जो है जगह नहीं देते हैं। तो ऐसे ही हाना को भी थोड़ी सी हेजिटेशन हुई कि उसका रजाई जो है खराब हो जाएगी। तो बोलने लगी ये तो बहुत डर्टी है। तो सदाओ ने बोला हाँ, इस आदमी को पहले हमको नहलाना पड़ेगा। तो डॉक्टर सदाओ बोलते हैं अगर तुम हॉट वाटर ला देती हो तो मैं इसको फटाफट वॉश कर देता हूँ। तब हाना बोलती है नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम इस आदमी को छुओ। इस काम के लिए जो है मैं अपने सर्वेंट्स को बुलाती हूँ, मैं जाती हूँ और यूमी को लेके आती हूँ। वो कुछ देर के लिए बच्चों को छोड़ देगी और इस आदमी को नहला देगी। सदाओ ने भी थोड़ी देर सोचा, उसके बाद बोला ठीक है, जैसा तुमको ठीक लगे, जाओ तुम यूमी को बोलो और मैं बाकी सर्वेंट्स को बोलता हूँ। इसका मतलब उनके घर में ज़्यादा सर्वेंट्स थे। बट जो है जाने से पहले डॉक्टर सदाओ ने उस आदमी की पल्स को फील किया। डॉक्टर का काम होता है, जैसे हम जब भी डॉक्टर के पास जाते थे पहले के टाइम पे, आजकल तो उनका टेम्परेचर चेक करने का दूसरा तरीका होता है, वो हमारा हाथ पकड़ते हैं और हमारी पल्स को फील करते हैं। ऐसे ही डॉक्टर सदाओ ने भी उस आदमी की पल्स को फील करने की कोशिश की। तो उसकी पल्स जो थी फेंट थी, बट इट वॉज देयर, बट जो है पल्स थी। इसका मतलब उसकी नब्ज चल रही थी, तो उसमें अभी भी प्राण बचे हुए थे। द हार्ट टू वॉज येट अलाइव, और उस व्यक्ति का जो दिल था वो अभी भी धड़क रहा था। सदाओ बोला अगर इसको जो है ऑपरेट नहीं किया गया तो ये बहुत जल्दी मर जाएगा। तो तभी डॉक्टर हाना फिर से डर के मारे चिल्लाई कि इसको बचाने की कोशिश मत करना, अगर ये बच भी जाएगा तो क्या होएगा, बचने के बाद फिर से इसको पुलिस पकड़ लेगी, वहाँ जाके इसको दोबारा मरना ही है, तो इसलिए इसको बचाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। डॉक्टर सदाओ खड़े हुए और जो है उस मोशनलेस जो प्रिजनर है उसके फेस की तरफ देखते रहे। तो सोचने लगे इस आदमी के अंदर वाकई जो है बहुत ज़्यादा शक्ति है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है शक्ति है, जिस कारण से ये अभी तक बचा हुआ है। और लगता है ये जो है अभी 25 का भी नहीं हुआ है और उससे भी छोटा है। तो डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर सदाओ बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ इस व्यक्ति के साथ किया जाना चाहिए, बट सबसे पहले चलो हम इसको वॉश करते हैं। और वो फटाफट अपने रूम से बाहर निकल गया। हाना भी उनके पीछे पीछे चली गई। वो जो है उस आदमी के रूम में अकेले बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती थी। और उसके बाद ही वॉज द फर्स्ट शी हैड सीन सिंस शी लेफ्ट अमेरिका। जब उसने अमेरिका छोड़ दिया था, अमेरिका में पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जापान वापस आ गई थी, उसके बाद से उसने जो है किसी भी अमेरिकन को नहीं देखा था। तो ये व्यक्ति ही फर्स्ट अमेरिकन है जिसको उसने इतने सालों में फर्स्ट टाइम देखा है। बट यहाँ पर जो है उसको, हालांकि ये बहुत सारे अमेरिकन लोगों को वो जानती थी जब वो अमेरिका में थी, बट अब इस कंट्री में ये अमेरिकन उसका एक एनिमी है। जैसे ही बच्चों को हाना की आवाज़ सुनाई दी वो चिल्लाने लग गए। और उसके बाद जो है हाना अपने बेबी बॉय के साथ खेलने में, अपने बेबी बॉय को थोड़ा सा बहलाने में व्यस्त हो गई, जो करीबन 3 मंथ का था, केवल 3 महीने का बेबी था उसका छोटा सा। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशन्ड विथ हर माउथ, यूमी कम विथ मी। उसने यूमी को बोला, यूमी तुम मेरे साथ आओ और मैं बेबी को बेड में सुला देती हूँ। तो यूमी ने रिप्लाई किया, ही इज़ रेडी। यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्ट्स ऑन द फ्लोर एंड लेड द बेबी बिटवीन देम। यूमी ने जो फ्लोर होता है
फ्लोर में जो है क्विल्ट बिछाया, स्लीपिंग क्विल्ट, और उसमें जो है उसने बेबी को 2 गद्दों के बीच में सहारे से लिटा दिया। उसके बाद हाना के पीछे पीछे यूमी चली गई और किचन की तरफ जाने लगी। द 2 सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड एट व्हाट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम। इसके अलावा यूमी के अलावा 2 और जो है सर्वेंट्स थे, वो ये बात सुनकर शॉक्ड रह गए जो उनके मालिक ने अभी अभी उनको बताई थी। यानी डॉक्टर सदाओ उन दोनों नौकरों को बता चुके हैं कि उनके घर में कौन है। जो ओल्ड गार्डनर था वो हाउस सर्वेंट भी था। तब उसने जो है हाना को ब्लंटली बोला, हमारे मास्टर को उस वाइट मैन के वाउंड को हील नहीं करना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। जो वाइट मैन है उसको पक्का मरना चाहिए, क्योंकि पहले तो उसको शॉट यानी गोली लगी, उसके बाद समुद्र ने जो है उसको पकड़ा और उसको बुरी तरह से घायल किया अपने रॉक्स के द्वारा। अब अगर मास्टर उसको हील करते हैं, उसका इलाज करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा मास्टर जो है, जो गन ने उसके साथ किया या जो समुद्र ने उसके साथ किया, उसके अपोजिट कर रहे हैं, उसका खिलाफ कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, वो दोनों गन भी और जो समुद्र भी है वो दोनों मिलके हमसे रिवेंज लेंगे। हाना भी खुद भी थोड़ी सी डरी हुई थी, बट इसका मतलब ये नहीं था कि वो इस ओल्ड मैन की इतनी सुपरस्टिशियस यानी अंधविश्वासी बातों का यकीन करती थी। कोई बात नहीं जो है, इसके बाद यूमी को उसने बोला कि हॉट वाटर लो और उस रूम में चलो जहाँ पर वो वाइट मैन था। हाना आगे आगे चली और उसके बाद जो है उन्होंने जहाँ वाइट मैन लेटा हुआ था उस रूम के डोर को स्लाइड किया, उसके पार्टीशन को स्लाइड किया। सदाओ वहाँ पर नहीं था। यूमी उसको फॉलो कर रही थी, उसके पीछे पीछे आ रही थी और उसके बाद जो है उसने अपना जो वुडन बकेट होता है जिसमें हॉट वाटर था उसको नीचे फ्लोर पे रखा और उसने झुक के वाइट मैन को देखा। जब उसने उस आदमी को देखा, वाइट मैन को देखा, तो उसने बोला, मैंने कभी भी वाइट मैन को वॉश नहीं किया है और मैंने इतने गंदे व्यक्ति को तो कभी भी अपनी ज़िंदगी में वॉश नहीं किया है। तब हाना ने चिल्लाई, बोली, तुमको वो सब चीज़ करना पड़ेगा जो तुम्हारे मास्टर तुमको ऑर्डर देते हैं। उसके बाद यूमी के चेहरे पे ऐसा फियर्स लुक था जिससे पता चल रहा था कि वो अपने मास्टर की इस बात को बिल्कुल भी फॉलो करने के लिए रेडी नहीं है। उसके इस लुक को देख के हाना भी थोड़ी सी घबरा गई। आफ्टर ऑल इफ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग, तब उसको डर लगा कि अगर क्या होगा, उससे गुस्सा होकर सारे के सारे सर्वेंट्स ने रिपोर्ट कर दी, फिर इस व्यक्ति का क्या होगा। तब वो अपने टेम्पर को थोड़ा सा कंट्रोल करके बोली, ठीक है, अगर तुमको लगता है कि इसको नहीं धो सकती हो तो मुझे इसको धोने दो, क्योंकि तुम जानती हो हम इसको इसीलिए इसके सेंसेस में इसको वापस जो है होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट कि जैसे ये होश में आए हम इसको दोबारा से पुलिस को सौंप सके। तब यूमी ने बोला, मुझे इस वाइट मैन से कोई लेना देना नहीं है, मैं एक पुअर पर्सन हूँ और ये मेरा कोई काम नहीं है। तब हाना ने जेंटली बोला, ठीक है, तो तुम अपने काम पे तुरंत वापस चली जाओ। उसके बाद यूमी ने वो कमरा छोड़ दिया, कमरे से चली गई और अब उस कमरे में हाना और वो वाइट मैन बिल्कुल अकेले थे। तब वो अपने आप ही सोचने लगे, स्टूपिड यूमी, ये भी कोई बात होती है, ये तो एक केवल वाउंडेड और हेल्पलेस आदमी है। उसके बाद जो है हाना ने उसको अनटाइट किया, जो नॉटेड रग्स थे, जो कपड़ों के चीथड़े थे, उन चीथड़ों को उस कैदी के शरीर से हटाया जिसने कैदी के शरीर को ढका हुआ था। फिर उसके बाद उसने उसकी छाती में छोटा सा जो है अपना क्लीन साफ जो टॉवल था, उस टॉवल को गर्म पानी में डिप करके उसको निचोड़ा और उस टॉवल से उसकी बॉडी को उसने धीरे धीरे साफ किया। वो उसको तब तक साफ करती रही जब तक कि उसकी अपर बॉडी यानी जो फ्रंट बॉडी है, चेस्ट का एरिया है, वो साफ नहीं हो गया। बट उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसको पीछे की तरफ टर्न कर सके, यानी उसकी पीठ की तरफ टर्न कर सके, क्योंकि पीठ में आपको पता है उस कैदी को गोली लगी हुई थी और जहाँ पर बहुत बड़ा घाव हो रखा था। तब वो सोचने लगी, सदाओ कहाँ गया। वो उठी और उसने अपने हाथ साफ किए और वो धीरे से बोली, सदाओ। तभी देखा सदाओ जो है दरवाजे की तरफ से अंदर कमरे में ही आ रहा है और उसके हाथ में सर्जन्स का इमरजेंसी बैग है। डॉक्टर का एक जो बैग होता है अलग होता है जिसमें मेडिसिन्स होते हैं, उसके कुछ चेकिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, बट जो सर्जन होता है वो ऑपरेशन करता है तो उसके इक्विपमेंट्स जो है वो अलग रहते हैं।
तब वो बोलने लगी अपने हस्बैंड को, तो फाइनली तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम इसको ऑपरेट करने वाले हो? तब सदाओं ने बोला हाँ, और इसके साथ ही जो है उसने अपना स्टरलाइज टॉवल, स्टरलाइज मतलब होता है जो इन्फेक्शन जिसमें नहीं हो सकते, उस टॉवल को नीचे फ्लोर में बिछाया और अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स को उस टॉवल के ऊपर फैला दिया और उसने हाना को बोला मुझे टॉवल दो। तो हाना भी जो है ऑल्दो शी वॉज वेरी एंग्री, थोड़ी सी गुस्सा थी, बट उसके बावजूद भी उसने अपने हस्बैंड को बड़ी ओबीडियंटली जो है फॉलो किया और उसको टॉवल दिया। और उसने सोचा मनी मन कि जो ये नीचे के मैट है मेरा, ये पूरा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि अब मेरे हस्बैंड तो ऑपरेशन करने वाले हैं, तो इस पेशेंट को ब्लीडिंग होगी। तो इसके लिए वो जो है अपने घर के बाहर बरामदा में गई, वहाँ से जो है कुछ वो मैट्स के टुकड़े उठा के लाई जो गार्डनर ने बरामदा में रखे हुए थे। और वो मैट के टुकड़े इसलिए यूज होते थे कि जो कोल्ड नाइट्स होती थी, कोल्ड नाइट्स में गार्डनर उन मैट से उसके आंगन के जो श्रब्स होता था उनको ढक देता था। क्योंकि क्या होता है कोल्ड नाइट में जब पाला पड़ता है, ओस पड़ती है, तो उससे प्लांट्स खराब हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। तो उन प्लांट्स को कोल्ड से बचाने के लिए गार्डनर उन मैटिंग्स को यूज किया करता था। तो उसने पूरा एक आर्मफुल जो है मैट्स लिए और जैसे ही वो अंदर आई तो उसने देखा कि उसके ये मैट तो अब यूजलेस हैं। क्यों यूजलेस हैं? क्योंकि पेशेंट के शरीर से ब्लड ऑलरेडी निकल चुका था और उसने नीचे जो रखा हुआ कारपेट था उसको ऑलरेडी खराब कर चुका था। ओ द मैट, वो चिल्लाने लगी। तब सदाओं ने बोला हाँ इट्स रूइंड, ये खराब हो चुका है, और हेल्प मी टू टर्न हिम। और उसने अपनी वाइफ को फिर से ऑर्डर दिया कि मुझे मदद करो, मैं इसको अब टर्न करने वाला हूँ। तो उसके बाद फिर से उसकी वाइफ ने उसको ओबे किया विदाउट सेइंग अ सिंगल वर्ड। और उसके बाद जो है डॉक्टर सदाओं ने उसके बैक को धीरे धीरे साफ करने लगे, जो वेट टॉवल था उससे साफ करने लगे। क्योंकि फ्रंट का जो हिस्सा था वो तो हाना ने साफ कर दिया था, परंतु बैक का हिस्सा वाउंडेड था, इसलिए डर के मारे हाना ने उसको साफ नहीं किया था और अभी डॉक्टर सदाओ उसको साफ करने वाले हैं। तो शी वॉज यूज टू हिज ऑब्जर्वेशन, और हाना को पता था कि जब भी डॉक्टर अपने काम में तल्लीन होते हैं तो उनको अपने आसपास की कोई खबर नहीं होती है, तो ये वो कई बार देख चुकी है। तब डॉक्टर सदाओं ने बोला तुमको इसको एनेस्थेटिक देना पड़ेगा। तो उसने बोला पर मैंने तो कभी एनेस्थेटिक दिया ही नहीं है। तो हस्बैंड ने बोला ये तो बहुत इजी है। और उसके बाद जो है उसने अपने पैकिंग निकाले, डॉक्टर ने अपने पैकिंग निकाले, और जैसे ही उनके बैग से साफ करके उसने कॉटन को हटाया तो फटाफट उसमें से जो है बहुत सारा ब्लड बाहर गिरने लगा। और ब्लड बाहर गिरने लगा तो डॉक्टर सदाओं के सिर में एक जो है फ्लैश लाइट थी, जो छोटे से जो कैप के साथ अटैच होती है। आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टरों के पास, ऑपरेशन करने वालों के पास, क्योंकि उनके दोनों हैंड्स तो इंगेज होते हैं, तो लाइट कौन फेंकेगा उसके ऊपर, इसीलिए उनके सर के ऊपर जो है एक फ्लैश लाइट अटैच होती है कैप में। तो उस फ्लैश लाइट से जो कैदी था, उस कैदी के वाउंड के अंदर उन्होंने झांक के देखा, उसके घाव के अंदर झांक के देखा। तब उन्होंने बोला अरे बुलेट तो अभी भी अंदर ही है, गोली अंदर ही है। अब मुझे पता चला ये इतना डीप वाउंड क्यों हो गया, क्योंकि ऑलरेडी बुलेट लगा हुआ था, तो जो है रॉक्स ने जो है समुद्र के रॉक्स ने इसके वाउंड को और भी ज़्यादा गहरा कर दिया। अगर ये वाउंड इतना गहरा नहीं होता तो हो सकता था मैं इस बुलेट को बाहर निकाल लेता। और इसके अलावा इस जो है पेशेंट ने बहुत ज़्यादा ब्लड भी अपना लूज कर लिया है। तो इस मोमेंट पे हाना एकदम चौक हो गई। चौक का मतलब बिल्कुल मूर्ति बन गई, पत्थर बन गई। तब डॉक्टर सदाओं ने ऊपर की तरफ देखा और हाना का फेस देखा तो बिल्कुल वाइट सल्फर के जैसा हो गया था। तो उसने कमांड देते हुए अपनी वाइफ को बोला कि फेंट मत हो जाना, बेहोश मत हो जाना। और उसके बाद अगर मैं इस समय अपना काम रोकूंगा तो ये आदमी पक्का बेहोश हो मर जाएगा, क्योंकि अगर तुम बेहोश होगी तो मैं तुमको उठाऊंगा और तुमको उठाने के चक्कर में इसका ऑपरेशन स्टॉप हो जाएगा और ये आदमी मारा जाएगा। तो हाना ने फटाफट क्या किया, अपने दोनों हाथों को अपने मुंह के ऊपर रखा और बाहर चली गई, क्योंकि उससे जो है वो वाउंड देखा नहीं गया था और इतना खतरनाक जो है वाउंड उसने पहले अपने लाइफ में देखा भी नहीं था। बाहर गार्डन में जाके उसको वोमिट आई
और तब डॉक्टर सदाओ ने सोचा कि ठीक है, वो अपना कम से कम स्टोमक खाली कर ले, अपना पेट खाली कर ले, क्योंकि अभी ऑपरेशन के दौरान मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी और जो है अगर वो बार बार वोमिट करेगी तो ऑपरेशन के बीच में इंटरप्शन होगा। और वो ये भी भूल गए थे डॉक्टर सदाओ कि मेरी वाइफ ने पहले कभी भी ऑपरेशन देखा ही नहीं है। बट जो है तभी उनको फील हुआ कि अब वो ऐसे कंडीशन में पहुंच गए हैं जहां पर जो है वो अपनी वाइफ को कंसोल करने जा भी नहीं पा रहे हैं। और तब ये कंडीशन ने उनको बड़ा इरिटेट कर दिया और जो है वो इस पेशेंट के ऊपर थोड़े से खींचने लगे कि इस पेशेंट के कारण मैं अपनी वाइफ को इतना तकलीफ दे रहा हूँ। तब वो अपने आप से क्वेश्चन करने लगे कि मुझे पता ही नहीं चल रहा मैं ये सब चीज़ क्यों कर रहा हूँ। मैं ये अपने प्लेजर के लिए यानी अपने शौक के लिए तो नहीं कर रहा हूँ, पर पता नहीं मैं ये सारा काम क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों इस पेशेंट को ऑपरेट कर रहा हूँ। उसके बाद डोर खुला और उसके बाद हाना फिर से अंदर आई और हाना ने अपने हस्बैंड से पूछा एनेस्थेटिक कहाँ है। तब सदाओ ने अपने मुंह के इशारे से बताया कि वहाँ पर एनेस्थेटिक रखा हुआ है। तब उसने पूछा इसको कैसे यूज़ करना है। डॉक्टर सदाओ ने बोला आप सिंपली जो है इस लिक्विड को जो है आपके पास जो कॉटन है उस कॉटन को इस लिक्विड में दबाओ और उस कॉटन को इसके नॉस्ट्रिल्स यानी इसके नाक के पास रखो। और जब इसने बहुत ज़्यादा मतलब जो एक ऑलमोस्ट जो है एक लिमिटेड और सफिशिएंट क्वांटिटी में जब एक बार ये ब्रीथ कर लेगा, पेशेंट ब्रीथ कर लेगा, तो उसके बाद जो है आप अपना कॉटन इसके नाक के पास से हटा दो। डॉक्टर हाना ने जो है बिल्कुल वैसा ही किया। जब वो पेशेंट के फेस के पास पहुंची तो देखा वो यंग अमेरिकन, उसका जो फेस था बहुत ही जो है दयावान लग रहा था। इसको देख के बहुत दया आ रही थी। एक पतला सा फेस था और उसके लिप्स भी जो है बिल्कुल मुड़े तुड़े हुए थे। द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट। वो आदमी बेहोश तो नहीं था, बट जब उसको ऑपरेट किया जा रहा था तो उसके अलावा जो उस व्यक्ति के खुद के अपने घाव थे उन सबको लगा के वो बेचारा बहुत सफ़र कर रहा था। उसको भले ही पता हो न पता हो। उसको देख के हाना को वो सारी स्टोरीज याद आ रही थी जो उसने प्रिजनर्स के दुखों के बारे में सुनी थी इन द पेपर्स, जो कि कॉन्ट्राडिक्टेड थी। क्योंकि जब भी वो पेपर में पढ़ती थी तो पेपर में यही पढ़ा जाता था कि जापानीज़ आर्मी जिस देश को जो है कैप्चर कर लेती है तो उस देश के लोग जापानीज़ आर्मी का बहुत स्वागत करते हैं, उनको जो है खुले दिल से अपने लिए एक्सेप्ट करते हैं और उनका थैंक यू करते हैं कि उन्होंने जो है उन कंट्रीज़ को आज़ाद करवाया। पर इस प्रिजनर को देख के वो बातें तो बिल्कुल झूठी लग रही हैं। बट समटाइम्स शी रिमेम्बर्ड, बट कभी कभी उसको याद आया कि जैसे जनरल टाकिमा जैसे लोग हैं ऐसे भी हैं जो घर में अपनी वाइफ को बहुत ब्रूटली जो है उनको हिंसा करते हैं, उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, अपनी वाइफ को पीटते हैं। दो नो वन मेंशन इट, बट इसके बारे में कोई बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो जो जनरल है वो अपने प्रोफेशन यानी अपने काम के प्रति पूरे तरह से डेडिकेटेड है और उसके ही लीडरशिप के अंतर्गत जापान ने इतनी सारी जो है बैटल्स को जीता है, जैसे बैटल इन मंचूरिया। अगर इतना बड़ा पोस्ट का आदमी अपनी एक जो है वाइफ के साथ इतना क्रूल हो सकता है तो मैं तो ये सोच के भी डर जाती हूँ कि वो युद्ध कैदियों के साथ जो है ऐसे प्रिजनर के साथ कितना हिंसक हो सकता है। तो ये बात तो मैं कभी मान ही नहीं सकती कि इस व्यक्ति को, इस प्रिजनर को जापान की आर्मी ने टॉर्चर नहीं किया होगा। तभी जो है वो जब वो उसको एनेस्थीसिया देती है तब उसको ऑब्जर्व करती है कि उस व्यक्ति के नेक के पास रेड स्कार्स हैं। ऐसे लग रखा था जैसे उसके गले में भी खरोंच मार रखी हैं बिल्कुल।